हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संकल्प 05 में स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क से है। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रयास 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन से ही आरंभ हो गए थे। तत्पश्चात फिलीपींस के बागुई सम्मेलन 1950 एवं 1954 के कोलंबो सम्मेलन में इस प्रक्रिया पर पुनः विचार विमर्श हुआ। पूरे दक्षिण एशिया का क्षेत्र राजनीतिक रूप से दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान में मध्य परस्पर तनाव के कारण व्यापक सहयोग को मूर्त रूप नहीं दे पाया। 1970 के दशक में ऐसे व्यापक क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई। अगला 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जियाउर रहमान अंसारी ने किया। तत्पश्चात 1981 में कोलंबो में 7 देशों के विदेशी मंत्रियों के सम्मेलन में इन 5 विषय प्रमुख निश्चित किए गए। फिर 1983 में नई दिल्ली में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन में इन 5 विषयों नंबर 1 कृषि, नंबर 2 ग्रामीण, नंबर 3 विकास, नंबर 4 दूरसंचार, नंबर 5 मौसम विज्ञान एवं स्वास्थ्य एवं जन संचार पर दक्षेज के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में संपन्न हुआ। अब तक कुल 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल में पड़ता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की शुरुआत और उसकी पहली बैठक 7-8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास में तेजी लाना और दक्षिण एशिया के सभी विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाना भी है। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। सार्क की 14वीं बैठक का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। सार्क के सिद्धांत क्या हैं? इसमें है संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांत का सम्मान करना। अगला, इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। अगला, ऐसे क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। हम सार्क के देखते हैं कौन कौन से 7 जब निर्माण हुआ था तब 7 देश थे और फिर इसका 8वां देश अफ़गानिस्तान बाद में बना। हम देखते हैं सार्क के 8 देश कौन कौन से हैं। हम सबसे पहले देखते हैं भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। ये 8 देश सार्क के सदस्य हैं। सार्क के 8 सदस्य
अफ़गानिस्तान, नंबर 1 अफ़गानिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 भूटान, मालदीव, नेपाल, नंबर 7 श्रीलंका, नंबर 8 नंबर 8 भारत। टाइपिंग मिस्टेक है, भारत लिखा नहीं है, पर इसके कुल 8 सदस्य हैंगे। नंबर 1 अफ़गानिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 मालदीव, नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 पाकिस्तान, नंबर 7 श्रीलंका, नंबर 8 भारत। कुल 8 सदस्य हैं। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। देखते हैं कौन कौन। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 चीन, नंबर 5 यूरोपियन यूनियन, नंबर 4 ईरान, नंबर 5 जापान, नंबर 6 रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नंबर 7 मॉरिशस, नंबर 7 म्यांमार और नंबर 9 संयुक्त राज्य अमेरिका। संगठन के हम कार्य क्षेत्र देख लेते हैं, क्या क्या उनके कार्य रहेंगे। मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, अगला कृषि एवं ग्रामीण विकास, अगला पर्यावरण प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी, अगला आर्थिक व्यापार एवं वित्त, अगला सामाजिक मुद्दे, अगला सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, अगला ऊर्जा परिवहन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अगला शिक्षा सुरक्षा एवं संस्कृति और अन्य इसके क्षेत्र हैं। सार्क का हम उद्देश्य देखते हैं। अब सार्क का उद्देश्य क्या है। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना। अगला दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना। अगला एक दूसरे की समस्याओं का उन्मूलन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। अगला आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी एवं विज्ञान क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अगला अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना। अगला समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत करना। अगला अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। इसके हम प्रमुख अंग देख लेते हैं। क्या राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक। यह बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। विदेश सचिव की अस्थायी समिति संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है और परियोजनाओं तथा वित्त पोषण को मजबूती देती है। सचिवालय देखते हैं। सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। सार्क की संरचना 5 सिद्धांतों से हुई है, जो इस प्रकार है। संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना और पारस्परिक लाभ पर ध्यान बनाए रखना। सार्क के महासचिवों की सूची। इसके जो पहले प्रथम बने अब्दुल एहसान, जो बांग्लादेश के थे, 16 जनवरी 1985 से 15 अक्टूबर 1989 तक थे। कांत किशोर भार्गव, जो भारत के थे, 17 अक्टूबर 1989 से 31 दिसंबर 1991 तक। अगला इब्राहिम हुसैन जौकी, जो मालदीव के हैं, 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1993 तक रहे। यादव कांत सिलवाल, ये नेपाल के हैं, 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1995 तक रहे। अगला नईम यू हसन, पाकिस्तान के हैं, 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 1998 तक रहे। अगला
निहाल रोड्रिगो ये श्रीलंका के हैं, 1 जनवरी 1999 से 10 जनवरी 2002 तक रहे। अगला QAMA रहीम बांग्लादेश के हैं, ये 11 जनवरी 2002 से 28 फरवरी 2005 तक रहे। अगला है चेनेकेब दोरजी, ये भूटान के हैं, 1 मार्च 2005 से 29 फरवरी 2008 तक रहे। अगला सील कांत शर्मा, ये भारत के हैं, 1 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2011 तक रहे। अगला है फातिमठ ध्याना सईद, ये मालदीव के हैं, 1 मार्च 2011 से 11 मार्च 2012 तक रहे। अगला अहमद सलीम, यह मालदीव के हैं, 12 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2014 तक रहे। अगला अर्जुन बहादुर थापा, ये नेपाल के हैं, ये 1 मार्च 2014 से 28 फरवरी 2017 तक रहे। अगला है अमजद हुसैन वियाल, ये पाकिस्तान के हैं, 1 मार्च 2017 से 29 फरवरी 2020 तक रहे। अगला ऐसाला रुवाना निराकून, ये श्रीलंका के हैं, जो 1 मार्च 2020 से अब तक हैं, वर्तमान में अभी तक यही हैं। अगला मुख्य तथ्य देखते हैं इसमें। अंतिम सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में 19वां सार्क सम्मेलन हुआ था, जो रद्द हो गया था। 18वें शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र इस प्रकार हैं। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 21 में कहा गया है, सार्क देश दक्षिण एशिया से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहमत है। शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क के नेताओं ने महिलाओं और बच्चों की हो रही तस्करी के बढ़ते क्राइम से निपटने और उन्हें रोकने के लिए अधिकारियों का आह्वान किया। अगला 2015 के बाद के विकास एजेंडा के मुताबिक एजेंडा में भाग लेने वाले देशों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को उचित रूप से प्रासंगिक बनाने की प्रक्रिया को शुरू करना था। सार्क के विशेष निकाय सार्क के सदस्य देशों द्वारा बनाए गए हैं और उनकी संरचना क्षेत्रीय केंद्रों से अलग बनाई गई है। प्रबंधन को सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों, मेजबान सरकार के विदेश मामलों के मंत्रालयों द्वारा ध्यान में रखा गया है। सार्क के विशेष निकायों की सूची इस प्रकार है। सार्क मध्यस्थता परिषद पाकिस्तान में है। सार्क विकास निधि भूटान में है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भारत में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन ढाका में है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संस्थाओं एवं प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के समान होती है। सार्क मध्यस्थता परिषद यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह वाणिज्य, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित मुद्दों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करती है। सार्क और इसका महत्व। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। ये विश्व की कुल आबादी के 21% लोगों सार्क देश में रहते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% है, अर्थात $2.9 ट्रिलियन अमेरिका का है। ठीक है, इसमें बताया गया है क्या कहते हैं सार्क और इसका महत्व है। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है।
एवं विश्व की कुल आबादी का 21% लोग सार्क देश में रहते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देश की हिस्सेदारी 3.8% है और 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। समाधान: सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं हैं और मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। अतः विकास के समान क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है। विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को समाधान करके एवं अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। सार्क की उपलब्धियां: मुक्त व्यापार क्षेत्र: वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। अगला साप्ता साउथ एशिया फेडरेशन ट्रेडिंग एग्रीमेंट वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अगला मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं की सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सार्क एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विस सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। सार्क विश्वविद्यालय: भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडारण की स्थापना की गई। भारत के लिए महत्व क्या है सार्क का? पहले, पड़ोसी देशों के सीमावर्ती पड़ोसियों की प्रमुखता। अगला, भू रणनीतिक महत्व है। यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। अगला, क्षेत्रीय स्थिरता। सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास एवं शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है। अगला, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका। यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। अब इसमें चुनौतियां देखते हैं क्या हैं। बैठकों की कमी। सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप में कराने की आवश्यकता है। अगला, समन्वय क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह ऊर्जा एवं संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। अगला, साफ्टा की सीमाएं। साफ्टा का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा और यह मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित रहा। अगला, भारत पाक संबंध। भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव एवं संघर्ष ने क्षमताओं को कम किया है। अब हम देखते हैं सार्क संगठन से जुड़े महत्व तथ्य। नंबर 1, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगला, इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। अगला,
सार्क के 8 सदस्य देश हैं। इसमें हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफ़गानिस्तान शामिल हैं। अगला, बांग्लादेश के अनुबंध एहसान सार्क के पहले महासचिव थे, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 1987 से 15 अक्टूबर 1989 तक रहा था। अगला, मालदीव की फातिमा ढियाना शहीद सार्क की पहली महिला महासचिव बनी। अगला, भारत की ओर से किशोरकांत भार्गव वर्ष 1989 से 1991 तक और तथा शीलकांत शर्मा 2008 से 2011 तक सार्क के महासचिव के रूप में कार्य किया। अगला, सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ, 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ। अगला, प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। अगला, वर्ष 2007 से पहले सार्क के 7 सदस्य थे। उसके बाद 8वां नया सदस्य अफ़गानिस्तान बना। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। अगला, संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं। इसकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों के वर्णमाला के क्रम के अनुसरण की जाती है। अगला, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया। आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।